नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। आपको बता दो कि जिले में लगातार डेंगू के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। आज भी 5 डेंगू के नए मरीज सामने आए हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर अब तक करीब 190 हो चुकी है। एक तरफ जहां मरीजों के साथ आए तीमारदार डॉक्टरों की कार्यशैली से संतुष्ट नजर नहीं आए, तो वहीं दूसरी तरफ डेंगू बढ़ने का कारण फॉगिंग का ना होना माना जा रहा है। सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी से जहां लोगों में भय का माहौल बना हुआ है, तो वहीं नगर निगम की कार्यशैली से लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लगातार मच्छर पनप रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन के द्वारा कहीं पर भी फॉगिंग नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से लगातार मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। और चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सरकार और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और फॉगिंग भी करानी चाहिए, और साथ ही जो खाली प्लॉट में पानी भरा हुआ है उसका भी कोई न कोई हल ढूंढना चाहिए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा लगातार इस बात को लेकर किया जा रहा है कि वो क्षेत्र में फॉगिंग कर रहे हैं और इसके अलावा कई टीमें धरातल पर काम कर रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि मलेरिया और डेंगू के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो प्रशासनिक दावों पर सवालिया निशान लगा रहा है। क्या दिक्कत है इनको? डेंगू है, इलाज सही मिल रहा है? यहाँ पे डॉक्टर आते हैं, समय पर आते हैं? जी, जिस तरह से डेंगू के केस बढ़ रहे हैं लगातार, क्या कहना चाहोगे इस पर? किस तरह से लगाम लगे? केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ। लगभग सभी घरों में डेंगू के केस हैं। हाँ। उसके लिए हमें भी और प्रशासन को भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। गली नाले जहाँ भी पानी भरा है, आप जनता भी और सरकार को भी देखना पड़ेगा। अच्छा। जैसे ही ज़्यादा सफाई होगी ऐसे ही। इस टाइम जो है महामारी का रूप ले चुका है। हाँ। और हर दूसरे घर में से लोग जो है इससे ग्रस्त हो चुके हैं। अस्पताल फुल हैं, कहीं भी बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग धक्का खा रहे हैं सड़कों पर और बहुत बुरा हाल है डेंगू से। बहुत बुरा हाल है। फिर इसके लिए गंदगी का सफाई करवानी चाहिए। सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है खाली प्लॉटों में, और उसमें जो है दवाई डाली जाए, फॉगिंग करवाई जाए और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सफाई पर ध्यान दे। ये सरकार से हमारी जो है रिक्वेस्ट है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर फरीदाबाद के मवई गांव में स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं के लिए महिला बाल विकास हरियाणा द्वारा चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संचालन वन स्टॉप सेंटर फरीदाबाद द्वारा किया गया। इस मौके पर महिला बाल विकास हरियाणा की स्टेट प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पुनीत कौर ग्रेवाल मुख्य रूप से यहाँ पर पहुंची और महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़ी टिप्स भी दी। वहीं स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं से चर्चा की और जाना कि किस तरह ग्रामीण महिलाओं ने सरकार के सहयोग से स्वरोजगार स्थापित किए हैं। महिला बाल विकास हरियाणा की स्टेट प्रोजेक्टर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पुनीत कौर ग्रेवाल ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उनके विभाग द्वारा चाय पर चर्चा कार्यक्रम के गांव में आयोजित किया गया है, जहां पर उन महिलाओं से चर्चा की गई जिन्होंने ग्रामीण स्तर पर लोन लेकर अपना स्वरोजगार स्थापित करते हुए अपने पैरों पर वो खड़ी हुई हैं। कार्यक्रम का मुख्य मकसद ग्रामीण महिलाओं की आवाज जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आज चर्चा के दौरान टिप्स भी दिए गए हैं। स्पेशली आज हम यहाँ पर मिल रहे हैं तो उसके लिए है इंटरनेशनल वुमेन रूरल वुमेन डे। तो जो ग्रामीण एरिया से जो महिलाएं उठकर लोगों के सामने आ रही हैं, रोज़गार चला रही हैं, उसके लिए आज यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है। वैसे तो आज के समाज में हर औरत सामने आ रही है, कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, लेकिन उनमें से हमने कुछ 4 महिलाएं हैं जिनको लिया है कि जो रूरल लिवलीहुड मिशन लेके हेल्प मिले। तो सर मैंने एक शॉप खोली है, वो है मैचिंग सेंटर, जिसमें मेरी गांव की महिलाएं हैं, मेरे पास आके लेती हैं सारा सामान, ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर जाकर बोल नहीं सकती। तो और मैंने उनको ये भी सलाह दी है कि आप भी कोशिश करो आगे बढ़ने की मेरी तरह, ताकि आपको और आपके परिवार को आगे बढ़ने में मदद मिले। और सर मैंने लोन भी कराया है, अपना भी लोन कराया है, मुझे 12 सेक्टर से पूरी हेल्प मिली है और उसमें मेरा वो भी माफ़ भी हुआ है लोन। जैसे 50,000 का है तो 10,000 मुझे सब्सिडी भी मिली है। तो मैं भी चाहती हूँ कि और भी महिलाएं मेरी तरह। चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। अतिक्रमण हटाने वाली टीम के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसको लेकर परिषद ने अपनी कमर कस ली है।
परिषद की टीम के साथ व्यापारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर परिषद ने उन सभी व्यापारियों के खिलाफ एक शिकायत थाने में दी है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि दुर्व्यवहार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस मामले में पुलिस ने करीब 15 से अधिक दुकानदारों के चालान काटे हैं। वहीं काफी लोगों का सामान भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण के कारण पूरे बाजार में पूरी तरह से जाम की समस्या विकराल रूप ले रही थी, जिसको लेकर परिषद अपनी कार्यवाही कर रहा था। जैसे जैसे दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाजार में सभी रास्तों पर व्यापारी व दुकानदारों का अतिक्रमण बढ़ रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत होती है। इसी को लेकर परिषद की टीम जब अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची तो कुछ व्यापारी उनसे दुर्व्यवहार करने लगे, जिसको लेकर परिषद ने इन सभी व्यापारियों व दुकानदारों के खिलाफ एक शिकायत सोना थाने में दी है। परिषद के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान में करीब 15 रेहड़ी वालों के चालान काटे गए। वहीं 15 से 20 साइन बोर्ड को भी परिषद की टीम ने कब्जे में किया है। दुकानदारों के सामान को भी कब्जे में लिया गया है। दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने पर व्यापारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे उन्हें यहाँ अपने कार्य में काफी बाधा आती है। एनफोर्समेंट के मामले में जब गए तो आपका क्या शिकायत थी, क्या विरोध का सामना और क्या पूरा मामला था? देखिए जी, इसमें हम SDM महोदय के आदेश अनुसार हम शहर में को अतिक्रमण मुक्त बनाना चाहते हैं। इसमें हमारा ये जो दुकानदार भाई ये लोग साथ नहीं दे रहे, ये काफ़ी इसका विरोध भी कर रहे थे। अतिक्रमण दुकान के बाहर इतना किया हुआ, फिर भी अगर उनको बोलते हैं कि भाई ये करो तो वो झगड़ा करने के। तो आज क्या मामला हुआ था झगड़े का? आज ये मामला हुआ कि वो जो उन्होंने दुकान के बाहर टेबल रखा हुआ था तो उन्होंने हटाई नहीं। दुर्व्यवहार, मिसबिहेव कि आप लोग ऐसे करते हो, परेशान कर रहे हो। हम अपना ड्यूटी करते हो। आपने क्या कार्रवाई की इसमें? हमने कार्रवाई अभी मैं लिखित में हमारे ऑफिस में सेक्रेटरी साहब को कंप्लेंट दे रहा हूँ कि हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई ये अप्रिय घटना न हो। करीब कितने चालान काटे गए? आज जो चालान काटे गए, आज हमारे 15 चालान टोटल है। तो ये कार्रवाई कब तक चलेगी? ये कार्रवाई चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। आपको बता दें कि पलवल के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर ट्रैक्टर ट्रॉली में 2 बाइक टकराने से 3 युवकों की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने एक मृतक के भाई की शिकायत पर ट्रैक्टर के अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जांच अधिकारी दुर्गा प्रसाद ने बताया कि पलवल के भूपगढ़ निवासी योगेश ने शिकायत दर्ज कराई है कि गत 31 अक्टूबर की शाम वो पड़ोसी सूरज के साथ बाइक पर सवार होकर पलवल से घर जा रहे थे। पीड़ित के सामने एक बाइक पर उसके साथ उसके ताऊ का लड़का हीरालाल, पड़ोसी गयालाल उर्फ नेताराम व दूसरी बाइक पर गयालाल का भतीजा बसंत गांव के लिए जा रहे थे। शुगर मिल कट से अचानक एक आयशर ट्रैक्टर ट्रॉली मुड़े, जिसमें हीरालाल व बसंत की बाइक टकरा गई। हादसे के बाद आरोपी ट्रैक्टर का चालक मौके से फरार हो गया। पीड़ित ने साथी सूरज की मदद से हीरालाल, गयालाल व बसंत को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा, लेकिन यहां पर हीरालाल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गयालाल उर्फ नेताराम व बसंत को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। दूसरे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में गयालाल उर्फ नेताराम की मौत हो गई, जबकि बसंत की मौत बल्लभगढ़ स्थित निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हो गई। बताया गया है कि तीनों मृतक फरीदाबाद स्थित पतंजलि गोदाम में काम करते थे और अपनी ड्यूटी से वो घर जा रहे थे। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम कर शवों को परिजनों के हवाले कर दिया है। 2 अलग-अलग मोटरसाइकिल थे और शुगर मिल के पास ट्रैक्टर के साथ इनका एक्सीडेंट हो गया है। 2 बार पहुँच चुके हैं, जिनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कितनी उम्र बताई गई है तीनों बच्चों की? तीनों बच्चों की 20 और 25 के बीच में। क्या कार्रवाई की गई आपकी तरफ से? ये एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज कर दिया। किस यानी कि एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था? ये शुगर मिल के सामने। तो किससे एक्सीडेंट हुआ इनका? ये ट्रैक्टर के साथ, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ। तो किसी आरोपी की कोई गिरफ्तारी हुई है इसमें? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं। ड्राइवर ट्रैक्टर का वो ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया। तो किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? ये 229(3)(4) IPC। डेड बॉडियों का पोस्टमार्टम करा के चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार
पलवल जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा न्यायिक परिसर स्थित DR सेंटर में मेगा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर व मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट पीयूष शर्मा ने किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मेगा शिविर में स्वास्थ्य जांच, पौधा वितरण, कोरोना से राहत के लिए वैक्सीनेशन, मास्क व सैनिटाइजर वितरण, कानूनी पुस्तकें व पैम्पलेट का वितरण भी किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट पीयूष शर्मा ने बताया कि मेगा शिविर का उद्देश्य लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना है। शिविर में लोक अदालत के बारे में जो फायदे हैं वो बताए गए। साथ ही साथ आपसी समझौते से विवाद को निपटाना चाहते हैं तो उस बारे में भी जानकारी दी और इसके अतिरिक्त मौलिक कर्तव्यों में बताया कि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सुरक्षा एवं सेवा करना अधिनियम 207 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण के अलावा भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा एवं इलाज आदि उपलब्ध कराया जाता है। एसिड हमला, नाबालिग का शारीरिक शोषण, मानव तस्करी से पीड़ित का पुनर्वास या यौन उत्पीड़न, मृत्यु, स्थायी विकलांगता, आंशिक विकलांगता आदि मामलों में हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत पीड़ित को मुआवजा दिलवाने के लिए प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पलवल जिले के सभी गांव में विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की जा सके। इसके अंदर आज हमारा जो मेगा कैंप है ये भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं नालसा के तत्वाधान में, उसलिए हमने ये मेगा कैंप लगाया है। इसमें सारे सरकारी विभाग हमने यहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स और ADR सेंटर में बुला लिए हैं ताकि जो भी जनता है जिसको भी समाधान चाहिए वो सबको समाधान एक ही छत के नीचे मिल जाए। किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है? रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा, आप देख ही सकते हैं, भीड़ काफ़ी है और लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं, उनका समाधान भी ऑन दी स्पॉट किया जा रहा है। आगे भी इस तरह का हमारा जो मेगा कैंप लगा हुआ है, मेगा शिविर है आज, उस पर एक ही जगह पर हमारे ज़्यादातर गवर्नमेंट्स के सभी जो स्टॉल लगाए गए हैं वो ये कि एक ही जगह पर लोगों को सुख सुविधाएं सारे प्रदान की जाए, जिससे कि ये है कि जैसे कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक का है और असंगठित मजदूरों के लिए है या फिर वो वन स्टॉप सेंटर का है या हमारा DLSA का है, तो एक ही जगह पर लोगों को सारी सुविधाएं मिल सकें और ये समय समय पर इस तरह के मेगा कैंप लगाए जाएंगे जिससे कि लोगों को एक ही जगह पर सारी सुविधाएं प्रदान हो सकें। और इसके साथ साथ जो हमारे नालसा की स्कीम है उनको हमें लोगों को उनके बारे में जागरूक करना है कि क्या सुविधाएं लोगों को मिल। रुक करेंगे अगली खबर की और। आज देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। ये भारत ने इतिहास रच डाला है और केवल भारत में ही नहीं, भारत द्वारा बनाई गई वैक्सीन विश्व के कई देशों में जा रही है। वो लोग भी कोरोना से मुक्त हो रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनके नेतृत्व में ये बनी है, और तमाम वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, ग्राउंड लेवल वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, समाज सेवी संस्थाएं सबका धन्यवाद किया जिन्होंने इन सबको इतनी बड़ी संख्या में लगाने में पूरा सहयोग किया है। रुक करेंगे अगली खबर की और। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश ने श्री कृष्ण वेद विद्यालय व श्री बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम अंसल सिटी में शामिल होते हुए अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश की पहचान हमारे संत है, क्योंकि भारत देश एक आध्यात्मिक देश है। आज सौभाग्य का दिन है कि पानीपत के ऐतिहासिक भूमि पर वेद विद्यालय व मंदिर का लोकार्पण हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पानीपत नगरी वेद ज्ञान के अंदर भी अपनी ऐतिहासिक रूप से पहचान बनाएगी। समारोह में उपस्थित प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने संबोधन में गीता को मनुष्य जीवन जीने की कला सिखाने वाली और इसे सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत आदि में संतुलन रहकर कर्म करने का संदेश देने वाली बताया है। उन्होंने कहा कि गीता व वेदों का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में धर्म ग्रंथों का रूप उभर कर सामने आता है। इनको पढ़कर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये ग्रंथ मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। जिस प्रकार गीता मनुष्य को जीने की कला सिखाती है और मनुष्य को सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत आदि में संतुलन रहकर कर्म करने का महान संदेश देती है। इस अवसर पर प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव महाराज ने भी पानीपत की लड़ाई के साथ साथ पानीपत के वेद पढ़ाई में भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाने वाली बात कही और इसी मूल मंत्र के साथ वेद विद्यालय की स्थापना। स्वामी रामदेव जी महाराज और अन्य हमारे महामहिम राज्यपाल जी, माननीय राज्यपाल जी यहाँ पर आए और अपना शुभ संदेश दिया, उनके द्वारा लोकार्पण किया गया। मैं उन सबको चरणों में प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर आकर के अपना इतना कीमती समय दे करके ये लोकार्पण किया। बिल्कुल देखा हमने पानीपत में ये अपने आप में एक चीज़ बनी है, श्री ज्ञानेश्वर मंदिर। तो सभी पानीपत वासियों के लिए सुखद एक
मंदिर ऐसा बना है कि यहाँ पर अपनी आके योग साधना कर एक स्टेप इसका देखा है वीडियो में। और चमनलाल गुप्ता जी हैं भैया, उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस मंदिर के लिए। ये देखिए कि मतलब कहाँ से उन्होंने कारीगरों को नहीं बुलाया, देश के कोने कोने से उन्होंने बहुत प्रसिद्ध कारीगरों को बुलाया है और मंदिर बनवाया है। कल इसका पूजा हुई है, कल प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ था और आज राजनेता आए हैं और लोकार्पण हुआ है। मैं सभी पानीपत वासियों से ये प्रार्थना करूँगी कि अंसल के मंदिर में, बांके बिहारी मंदिर में आए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा में आई तीसरी सर्वे की रिपोर्ट के नतीजों ने सुकूनदायक खबर सामने लाई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर आई भी है तो ये घातक साबित नहीं होगी। हरियाणा में सितंबर में एंटीबॉडी जांच के लिए 36,520 सैंपल लिए गए थे और जब उस सर्वे की रिपोर्ट आई तो इस तीसरे सर्वे के मुताबिक 76.3% लोगों में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। इस दौरान धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सर्वाधिक 85% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है और अब तक 5,17,265 लोगों को कोविड रिपोर्ट आ चुकी है जो कि नेगेटिव है। कुरुक्षेत्र में कोरोना मरीज का रिकवरी रेट काफी अच्छे स्तर पर है और अब तक कुरुक्षेत्र में 5,17,265 लोगों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। कुरुक्षेत्र में अब तक 21,788 कोविड मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना से की बीमारी से या वैक्सीनेशन से आई है तो ये पूरे स्टेट में सबसे ज़्यादा है और इसके जो हमारे फ़ायदे होंगे ये होगा कि हमारी काफ़ी जनता को जो बीमारी से लड़ने की ताकत है वो मिल चुकी है एक तरह से, अगर हम इसको देखा जाए, इंटरप्रेट करेंगे। पर इसके बावजूद भी ऐसे मैं अभी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि जो ये 85% है, हमारे 100% होना चाहिए था, 100% से। तो अभी हमारी जो जनता है कुरुक्षेत्र की वो जो वैक्सीनेशन का हमारा टारगेट है, कवरेज जो है वो 80% लोगों को फर्स्ट डोज लगी है, जो जिसमें अभी 20% लोग ऐसे हैं जिनको नहीं लगी। तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो शीघ्र अतिशीघ्र अपनी पहली डोज लगवाएं और जो सेकंड डोज है वो 31% लोगों को लगी है जो कि काफ़ी कम है समय के अनुसार। और हमारे पास ऐसे जो कोविन पोर्टल से हमें डाटा मिला है, हम 76,000 लोग ऐसे हैं जिनकी ड्यू बन चुकी है। तो मेरी उन सभी लोगों से ये आग्रह रहेगा कि वो अपना, उनका टाइम सेकंड डोज का हो चुका है। कोविड जो कोवैक्सीन है उसका 28 डेज का टाइम है और जो कोविशील्ड है वो 84 डेज के बाद। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।